हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर वीडियो क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी से। लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रही हैं नवंबर का कौन सा 1 नवंबर को डे सेलिब्रेट किया था। तो 1 नवंबर को डे सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड वीगन डे। वर्ल्ड वीगन डे, ठीक है। अब ये दिन क्यों बनाते हैं, ठीक है। ये दिन देखो सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड द बेनिफिट ऑफ द बिगनिज्म फॉर ह्यूमंस, नॉन ह्यूमन एनिमल्स एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी जो ये दिन है, जो मनुष्य हो गए या जो गैर मानव जानवर हैं और प्राकृतिक पर्यावरण हैं, उनके लिए क्या क्या विगनिज्म के, शाकाहार के लाभ होते हैं, इसके बारे में जो बेनिफिट्स हैं इसके, वो सब इसके इस दिन बताए जाते हैं, लोगों को स्प्रेड आउट किया जाता है। और शाकाहारी दिवस देखिए सामान्य रूप से शाकाहारी जो आहार हो गया, जो आपकी वीगन डाइट हो गई है ना, उनके लाभों को, उनके बेनिफिट्स को एक तरीके से बढ़ावा दिया जाता है इस दिन के तहत। ये दिन देखो स्टार्ट कब से हुआ था, 1994 से ये दिन स्टेबलाइज हुआ था। और ये दिन सेलिब्रेट होता है टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ द यूके वीगन सोसाइटी। और उन्होंने सेलिब्रेट किया था एक टर्म वीगन को, ठीक है। तो 1994 से ये दिन मनाना शुरुआत, मतलब इस दिन की शुरुआत हो गई थी। और ध्यान रखिएगा 1 नवंबर को बनाते हैं वर्ल्ड वीगन डे। आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, शाकाहारी दिवस। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं आशा खरीदूँ कि सभी को पता होगा इसके बारे में। ये जो COP26 का तो क्लाइमेट चेंज समिट हुआ है, इसको कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लासगो। अच्छा, ग्लासगो सिटी कहाँ पे है? तो ये है स्कॉटलैंड। तो एक तरीके से आपको अगर सिटी ना देके आपको कंट्री पूछ ली या जगह वो फेमस पूछ ली, तो आप ध्यान रखिएगा स्कॉटलैंड हो जाएगा। अब इसमें क्या आप सोचेंगे कि इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है। कोप क्या होता है? देखो, कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये एक एनुअली समिट होता है जो किसके अंडर में होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो ये जो समिट हुआ था ये है 26th एडिशन। पहले ये एडिशन कब होने वाला था? 2020 में होने वाला था। बट आप सभी को पता है कि कोविड पेंडेमिक के दौरान ये 2020 में नहीं हो पाया, तो इसलिए इस बार जो है वो कंडक्ट कराया गया है। कोप देखो रिव्यू करता है जो नेशनल कम्युनिकेशंस हैं और जो एमिशंस हो रही हैं, मतलब एक तरीके से जो पार्टीज़ हो गई, वो जो नेशनल कम्युनिकेशंस को वो बताती हैं, उनको रिव्यू करने का काम करते हैं कि एक तरीके से की टास्क है इसके लिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि कोप की पहली मीटिंग कब हुई थी? ये भी आप लोगों से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे। कोप की जो पहली मीटिंग हुई थी वो बर्लिन में हुई थी और हुई थी मार्च 1995 में, ठीक है। अब देखो स्कॉटलैंड, यहाँ पे ग्लासगो स्कॉटलैंड की बात हो रही थी। तो स्कॉटलैंड पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का, जिसकी कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग है यहाँ की कैपिटल। और करेंसी यहाँ है पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि डेयरी सहकार योजना ये गुजरात के आनंद में शुरू की गई है, लेकिन ये पूछा गया है कि ये योजना शुरू किसने करी है? तो ये योजना शुरू करी गई है अमित शाह जी के द्वारा, जिनके पास मिनिस्ट्री है होम अफेयर मिनिस्ट्री। अच्छा, अमित शाह के पास एक और मिनिस्ट्री गई थी, अगर आपको याद हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इनके पास है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सहकारिता मंत्रालय, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है। इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? देखो इसका उद्देश्य ये है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो फार्मर्स है उनकी इनकम को डबल करना। ऑल्सो यहाँ पर एड्रेस किया गया है अमूल की 75th फाउंडेशन डे को। यहाँ अमित शाह ने इसको भी एड्रेस किया है। अब देखो यहाँ पे बात आती है, पहली बात हम अमूल की बात कर लेते हैं। देखो अमूल एक इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि आपको गुजरात स्टेट में मिलेगा। इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात गुजरात की भी आती है, क्योंकि
हम स्टेट जो कि अमूल गुजरात में है, इसका जो मेन आप कह लो कि लोकेशन है, तो गुजरात से हम क्या क्या ध्यान रखेंगे। गुजरात में जो नेशनल पार्क है, एक तो आपका बहुत फेमस है जिसे आप कहोगे ब्लैक बक नेशनल पार्क। सेकंड फेमस नेशनल पार्क है यहाँ पे गिर नेशनल पार्क, एंड द थर्ड वन इज़ मरीन नेशनल पार्क। ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम गुजरात से डैम्स की बात करते हैं तो गुजरात में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डैम है सरदार सरोवर डैम। पूछ लें कि कौन से रिवर पर बना है, नर्मदा रिवर पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट डैम देखो यहाँ पे है उकाई डैम, जो कि बना हुआ है ताप्ती रिवर पर। ठीक है, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है। और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है एशियाटिक लायन, और स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ की स्टेट बर्ड है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने गुजरात से आप लोगों को बता दिए, क्योंकि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अलॉन्ग विथ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मतलब एनसीडब्ल्यू और इन अथॉरिटी ने मिलकर एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, और इस प्रोग्राम का टाइटल है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लीगल अवेयरनेस। ये जो प्रोग्राम है ये कौन से शहर में इसको लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो प्रोग्राम शुरू किया है इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। देखो जो वुमेन, जितने भी वुमेन रिलेटेड लॉ हैं यानी महिला संबंधी कानून हैं, उनके तहत जो भी राइट्स दिए जाते हैं, जो भी उनके रेमेडीज़ हैं, जो भी उनके उपचार हैं, उनके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ये प्रदान करेगा। ये जो प्रोग्राम शुरू किया है तो इससे ये पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वो राइट्स, तो उनके बारे में नॉलेज देने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात हुई थी एनसीडब्ल्यू की। एनसीडब्ल्यू का मतलब हो गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये जो कमीशन था देखो, इसको सेटअप किया गया था जनवरी 1992 में। किसके तहत, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इस कमीशन की, इस कमीशन की जो पहली हेड बनी थी वो बनी थी जयंती पटनायक। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है वो हर साल कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है हर साल 31 अक्टूबर को। एक ऑप्शन मिस हो गया तो इसकी जगह आप कर लीजिए 31 अक्टूबर। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, आप सभी को ये पता होगा कि ये भारत की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रहीं, और किसके बाद रहीं, जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था 1966 में, उसके बाद ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया था। इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1971 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल किस के समय लगा था, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनता है। इंदिरा गांधी जब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और वो ईयर कौन सा था, 1975। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही इजी है वैसे तो आप लोगों के लिए, कि नेशनल इमरजेंसी ये कौन से आर्टिकल में है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है। तो ये दो तीन बातें हैं इनके बारे में, ये आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद बताना है कि मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है। तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर में हुई थी, तो ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर को। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, कुछ और स्टेट्स भी हैं जिनके स्थापना दिवस देखो 1 नवंबर को होता है, जैसे कर्नाटका, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा। ठीक है, वैसे आंध्र प्रदेश भी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का भी जो फाउंडेशन डे है वो 1 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश जो बना था वो 1 नवंबर 1956 को बना था। कई बार इनके जो ईयर हैं वो पूछ लेते हैं। इसी साल अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया गया था कर्नाटका, लेकिन कर्नाटका को जब ये बना था उस टाइम पे इसको मैसूर के नाम से जानते थे। इसका नाम कर्नाटका जो किया गया था वो 1973 में किया गया था। ये चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।
हरियाणा देखो, हरियाणा बना था 1966 में और ये सेपरेट हुआ था पंजाब। तो पंजाब हरियाणा दो अलग अलग राज्य बन गए थे 1966 में। केरल अपना जो फाउंडेशन डे है या आपके लिए स्थापना दिवस है उसे सेलिब्रेट करता है केरला पिरावी डे, मतलब इस नाम से सेलिब्रेट करता है। और ये कब फॉर्म हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। छत्तीसगढ़ अपना जो फॉर्मेशन डे है वो सेलिब्रेट करता है छत्तीसगढ़ राज्य योत्सवा के तौर पर, मतलब ये नाम उन्होंने रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ देखो स्टेट बना था मध्य प्रदेश को कार्व करके, यानी उसको काट के उसको अलग करके, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। और ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था 2000 में, मतलब एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर ये कब आया था? 2000 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। कश्मीर हैज़ गॉट द फर्स्ट एवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, मतलब पहली बार ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर जो है वो कश्मीर में शुरू किया गया है। ये थिएटर कौन से लेक में शुरू किया गया है? सो लेक का नाम बताना है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डल लेक। अब इस थिएटर को लॉन्च किसने किया? तो जो जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, उनके द्वारा इस थिएटर को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे इस थिएटर में क्या शो किया गया? तो वहाँ जो टूरिस्ट आए थे, वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं, उनको कश्मीर की कली, ये एक बॉलीवुड फिल्म है, ये उस थिएटर में दिखाई गई। तो ये फिल्म का नाम भी पूछ सकते हैं कि पहली फिल्म कौन सी उस थिएटर में दिखाई गई है। सो ये ध्यान रखिएगा। अब इस थिएटर से देखो क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर का टूरिज्म है, वहाँ का पर्यटन है, उसको बहुत एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि देखो ये पहली बार ऐसा हुआ है तो लोग देखने आएंगे, बिकॉज कोई चीज़ पहली बार हो रही है तो वो एक तरीके से आकर्षण का केंद्र बन जाती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है। सो ये आप लोगों को जम्मू कश्मीर से ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ध्यान रखेंगे मनोज सिन्हा है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अगर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बगलिहार डैम है जो कि चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे उरी डैम है जो कि झेलम रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, दाचिगाम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है। इसके अलावा किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये आप सभी को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। मुल्ला पेरियार डैम जो कि केरला में लोकेटेड है, इज इन कंट्रोल ऑफ विच स्टेट, अभी किस राज्य के नियंत्रण में है? तो हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इस पे जो नियंत्रण है मतलब ये कौन से राज्य के कंट्रोल में आ गया है? तो आंसर है तमिलनाडु। सो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इस डैम को लेके दोनों राज्यों के बीच में लंबा डिस्प्यूट चल रहा है, लंबा समय से विवाद चल रहा है, क्योंकि ये केरल के जो निचले इलाके हैं वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए एक तरीके से थ्रेट है। और इसके अलावा तमिलनाडु में लगभग 2 लाख हेक्टेयर से अधिक जो आपका लैंड हो गया उसकी सिंचाई करता है। तो इस तरीके से दोनों राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होता है कि वो कहते हैं कि हम इसका पानी यहीं रोक देंगे, बट केरला से ये ओरिजिनेट देखो कहाँ से? तमिलनाडु। द डैम इज़ लोकेटेड इन द अपर रिवर ऑफ द पेरियार। ये जो डैम है ये पेरियार रिवर के अपर रीजन में है। और पेरियार ये जो ओरिजिनेट होती है तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है, इसका जो फ्लो है वो केरला में आता है। सो इस डैम को लेके दोनों राज्यों के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है। सो इसको सॉल्व आउट किया गया है इस थ्रेट को। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये है आपका कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में। बस इस पे जो कंट्रोल होगा वो तमिलनाडु स्टेट का होगा। तो चलिए तमिलनाडु स्टेट की बात करें तो लोकेशन में आप देख सकते हैं ये है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ध्यान रखिएगा, इधर श्रीलंका है, सो बीच में पाक स्टेट पड़ता है, ये पोर्शन बन जाता है। तमिलनाडु की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु में जो फेमस टेम्पल है वो है मीनाक्षी टेम्पल, सेकंड है रामनाथ स्वामी टेम्पल एंड द थर्ड वन इज़ नटराज टेम्पल। यहाँ पे फोक डांस इंपॉर्टेंट कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नेम है कुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है मिशन क्लीन? ये एक मिशन का ही नाम है, मिशन क्लीन बोला है इसको। किस चीज़ के लिए? जो अवैध रेत खनन होता है, जो इलीगल सैंड माइनिंग होती है और शराब का व्यापार होता है, इस चीज़ को रोकने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है। ये मिशन लॉन्च किया है पंजाब की सरकार ने। अब इस मिशन के तहत देखो क्या होगा, अगर कोई भी
जो आप कह लो चाहे सैंड माइनिंग करता हो इलीगल, या इलीगल कोई ड्रग का धंधा कर रहा हो, या कोई शराब माफिया हो, शराब के माफिया है, तो इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इन पे फाइन भी लगेगा। लेकिन आप ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए पंचायत की डेवलपमेंट के लिए कोई भी सैंड लेके जाया जा रहा है, उस चीज़ पे कोई शुल्क नहीं लगेगा, वहाँ कोई भी चीज़ इलीगल नहीं मानी जाएगी। तो ये दो चीज़ डिफ्रेंशिएट है कि अगर कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको कर रहा है तो वो इलीगल है, लेकिन अगर किसी डेवलपमेंट वर्क के लिए या किसी पंचायती में डेवलपमेंट वर्क या गवर्नमेंट के डेवलपमेंट वर्क के लिए वो चीज़ हो रही है तो दैट इज़ नॉट इलीगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात आती है पंजाब की। पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। तो ये आई होप सो सभी को पता होगा। यहाँ पे देखो जो सिटीज़ हैं, जैसे अमृतसर है, अमृतसर सिटी को कहते हैं सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है और इसको होली सिटी यानी इसको पवित्र शहर माना जाता है। इसी के साथ ध्यान रखो पटियाला, जिसको कहा जाता है रॉयल सिटी। यहाँ पे जैसे रिवर हैं, जैसे सतलज रिवर और सुखना लेक, ब्यास रिवर, हरिके लेक, रावी, कांजी लेक, चिनाब, मटौर लेक और झेलम हो गया रोपर वेटलैंड। तो ये सब आपको ध्यान रखना है पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आईआरसीटी और कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप करी है ताकि रेलवे में जो फ्रॉड हो रहे हैं आजकल उस चीज़ को कम किया जा सके। तो आईआरसीटीसी ने ट्रू कॉलर के साथ ये पार्टनरशिप करी है, सो ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या होगा, इस पार्टनरशिप के तहत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 139, जो कि वेरीफाइड किया गया है ट्रू कॉलर बिजनेस आइडेंटिटी सॉल्यूशन के द्वारा। सो इसमें क्या होगा, देखो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करके एक तरीके से क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। जैसे आप जब बुकिंग डिटेल्स करते हो या पीएनआर स्टेटस हो गया या कुछ भी चीज़ ऐसी है जो डिलीवर्ड हो रही है सिर्फ आईआरसीटीसी के द्वारा, तो एक तरीके से पैसेंजर्स को एश्योर किया जाएगा कि कोई भी क्रिटिकल कम्युनिकेशन आपके साथ हो तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है, या इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए ही आईआरसीटीसी और ट्रू कॉलर ने पार्टनरशिप करी है। आईआरसीटीसी की बात करते हैं तो देखिए 27 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अब इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और सीएमडी का जो एडिशनल चार्ज दिया गया है वो रजनी हसीजा को दिया गया है। तो ये थी हमारी न्यूज़। अब बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज़ की तरफ। शॉर्ट न्यूज़ में देखिए पहली न्यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक बिकम्स वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल बीटिंग एप्पल। मतलब भाई माइक्रोसॉफ्ट ने स्टॉक मार्केट में एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है और आ गई है फर्स्ट नंबर पे। सो माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा मार्केट कैपिटल है वो है नियरली 2.49 ट्रिलियन। वहीं अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो वो है 2.46 ट्रिलियन डॉलर। सो थोड़ा सा ही गैप है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने भाई एक तरीके से पछाड़ दिया है एप्पल को। ठीक है, सेकंड देखो, कोटक महिंद्रा बैंक ने पार्टनरशिप करी है एनपीसीआई के साथ, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। किस चीज़ के लिए? टू लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम दिया गया है वीर। ये भी ध्यान रखिएगा, इस क्रेडिट कार्ड को वीर का नाम दिया गया है। ये जो कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको ज़ीरो जॉइनिंग फ़ी होगी, मतलब जब आप ये बनवाओगे तो कोई फ़ी नहीं होगी इसकी। और स्पेशली ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए शुरू किया गया है ना, जो लोग आर्मीज़ में हैं या जो फोर्सेस में हैं उनके लिए, और इसमें उनको मल्टीपल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगी। सो ये ध्यान रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 2003 में शुरू हुआ है, महाराष्ट्र मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उदय कोटक इसके बैंक के एमडी और सीईओ हैं। वहीं इसकी टैगलाइन की बात करते हैं तो लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इस बैंक की टैगलाइन है। आगे है देखिए पी वलसाला, जो सिलेक्टेड हुई हैं फॉर द प्रेस्टिजियस इज़ोथाचन पुरस्कार 2021 के लिए। तो ये जो पुरस्कार है अब किसे दिया जाएगा? पी वलसाला को दिया जाएगा। उनका मलयालम लैंग्वेज और लिटरेचर यानी मलयालम भाषा और साहित्य में जो उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। आगे देखते हैं, रामलिंगम सुधाकर हैज़ बीन अपॉइंटेड, इनको
नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट पद पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के। तो इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रामलिंगम सुधाकर। इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है देखिए वो 5 सालों के लिए हुआ है। जब तक उनकी एज 67 ईयर की नहीं हो जाती तब तक वो अपॉइंट होंगे और 5 साल होंगे, यानी अगर 5 साल से पहले उनकी एज 67 हो गई तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अरुण चावला को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी। फिकी की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने देखो फिकी को 2011 में ज्वाइन किया था और करंटली ये इसके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के पद पर काम कर रहे थे और अब इनको किस पद पर अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर जनरल के पद पर। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जैसे बलदेव प्रकाश, इनको जम्मू कश्मीर बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया। सिद्धार्थ लाल, इनको दोबारा से अपॉइंट किया गया है आइकर मोटर्स की एमडी पद पर। रामनाथ कृष्णन, इनको अपॉइंट किया गया है इकरा के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर। आलोक मिश्रा अपॉइंट हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। तो ये कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो, जो 5वें नंबर का एटीपी टाइटल है वो किसने जीता है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है। तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने इसमें फ्रांसिस टियाफो को हराकर अपना 5वां एटीपी टाइटल को जीता है। ये सेकंड प्लेयर हैं आफ्टर नॉर्वे के कैस्पर रूड, जिन्होंने विथ 5 टूर्नामेंट विन इन 2021, जिन्होंने 2021 में 5 टूर्नामेंट जीते हैं। देखो ये भी एक टेनिस टूर्नामेंट होता है, तो कुछ टेनिस टूर्नामेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। तो मैंने यहाँ पे आपको विनर्स दिए हैं ताकि फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। पहली बात करते हैं यूएस ओपन की। मेन सिंगल में डेनियल मेडवेडेव ने जीता है, रशिया के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल में एमा रेडुकानो ने जीता है, जो कि यूके से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करते हैं तो मेन सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल जीता है नेओमी ओसाका, ये जापान की प्लेयर हैं। वहीं बात करते हैं विंबलडन की, तो विंबलडन में मेन सिंगल अगेन नोवाक जोकोविच, वुमेन सिंगल जीता है एशली बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो मेन सिंगल जीता है फिर से नोवाक जोकोविच ने और वुमेन सिंगल जीता है बारबरा क्रेजिकोवा ने, ये चेक रिपब्लिक कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फटाफट से रिवीजन करते हैं। कौन सी कंट्री ने कंप्लीट किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, तो साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री ने अपना पहला मैन्ड ओशन मिशन, जिसको समुद्रयान नाम दिया गया है, लॉन्च किया है, इंडिया ने। इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने लेटेस्ट रेपुटेशन रैंकिंग में हाईएस्ट रैंक हासिल करी है इंडिया में, तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो IISc बेंगलुरु हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। इसके बाद कौन सी सिटी है जिसको अवार्ड दिया गया है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सूरत। तमिलनाडु डे अब कब मनाया जाया करेगा, तो 18 जुलाई को तमिलनाडु डे सेलिब्रेट किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने घसियारी कल्याण योजना, ये कौन से शहर से शुरू करी है, देहरादून। इंडिया का बिगेस्ट एरोमिक गार्डन, ये उत्तराखंड में इसको बनाया गया है। कौन से स्टेट ने अचीव कर लिया है 100% टारगेट इन प्रोवाइडिंग फ्री राशन और कोविड-19 की पहली डोज, तो ये है गोवा। कौन से स्टेट ने स्कीम शुरू करी है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इसमें उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी, तो गुजरात हो जाएगा। WHO के डायरेक्टर जनरल पद पर फिर से किसे अपॉइंट किया गया है, सो आंसर है टेड्रोस एडनॉम। इसके बाद इंडिया के हाई कमिश्नर बताने हैं टू ब्रुनई में कौन अपॉइंट हुए हैं, तो आलोक अमिताभ धीमरी को अपॉइंट किया गया। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए जो कंसल्ट एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म है इसको किसने लॉन्च किया है, तो नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया। सेकंड था मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे मिला है, सिक्किम को। तो प्रणवेश मेहता एंड रविशंकर, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। और जो स्टूडेंट आंसर नहीं करते हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहे छोटा करो आंसर, आपकी मर्जी है, बट आंसर आप लोग ज़रूर किया करो। क्वेश्चन आज का देखिए क्या है, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है या होस्ट करेगी पहली बार अफ्रीकन पैरालंपिक गेम्स को, वो भी कब, 2023 में।
सेकंड है नज़ला बोदेन, ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इसको अपना सपोर्ट ज़रूर दें। आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ग्रो करने में ज़रूर आप लोग मदद करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।